on this computer. चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, पहले ध्यान से सुनिए, सबको ऑफ रखिए। म्यूट ऑल। चलिए आप लोगों के साथ ये आज का न्यू एक चैप्टर न्यू एरिया में पाव रख रहा हूं। सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 5 का आज के दिन तक मैंने आप लोगों के साथ डायरेक्ट टैक्स का ही कॉन्सेप्ट शेयर किया है। आज मैंने आप लोगों के सामने एक दूसरा दरवाजा ओपन करूंगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्ड तो मैंने बोला होगा, लेकिन इतना डिटेल मैंने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया जो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज से शुरू होके दिसंबर, नवंबर, जनवरी तक आपका सिर्फ यही इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही काम होगा। इनडायरेक्ट टैक्स आपका सिलेबस वाइज वेरी इजी है। दो एरिया है, एक कस्टम्स और एक जीएसटी। हम कोशिश करेंगे फ्राइडे के भीतर कस्टम्स को कंप्लीट करने के लिए। तो कस्टम्स कंप्लीट हो जाता है तो याद रखना 10 नंबर आपका पॉकेट में। इतना ही इजी है एरिया, सिर्फ कॉन्सेप्शन को समझना है। जिसको कॉन्सेप्शन समझ में आ गया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया से आज का क्लास। देखते हैं क्या होता है। Is my screen is visible? Yes, sir. बस बंद कर दीजिए। चलिए, दो प्रकार का टैक्स होता है। टैक्स इज बेसिकली सोशल चार्ज, CHARGE is a charge imposed by the government. Always याद रखना, it is a kind of charge which is imposed directly on the सर सब taxpayer. परेशान है, कैसे ज्वाइन करें? अब मैसेज सब कर रहा है हमको, क्लास हो रहा है, तब कैसे बताएं? बोलिए जूम डाउनलोड करके। सर शगुफ्ता है, तनु है और बोलिए आप लोग जूम डाउनलोड कीजिए। जूम जी डाउनलोड सर। करते बिकॉज 32 स्टूडेंट ज्वाइन हो गया मैक्सिमम और 8 बाकी होगा। जी बोलिए सर जूम बोले। आपको डाउनलोड कीजिए, करने के बाद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ओके, थोड़ा करना पड़ेगा बिकॉज नहीं तो रिकॉर्डिंग में नहीं दे सकूंगा। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है। चलिए, it is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer and borne by him directly. ये क्या होता है? ये टैक्स पेयर इंपोज करता है। और कौन बोन करता है? टैक्स के पेयर के ऊपर ही इंपोज होता है और उसको बियर भी करता है टैक्स पेयर। बोन बाय हिम मतलब टैक्स पेयर डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? आप इसको इंपोज करेंगे, बोन भी आपको आपके ऊपर इंपोज कर होगा, और बोन मतलब उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर आएगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं लेवी एंड इम्पैक्ट। क्या दो वर्ड बोले? लेवी एंड इम्पैक्ट ऑन द सेम पर्सन। जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स का बोझ होता है उसी को ही पेमेंट करना पड़ता है, दूसरा कोई पेमेंट नहीं कर सकता। हाँ, एडवांस टैक्स में वो दूसरा मैकेनिज्म है, लेकिन आपके नाम पे ही टैक्स जा रहा है। टीडीएस में आपके नाम पे ही टैक्स जमा हो रहा है, दूसरे का पैन में जमा नहीं हो रहा है। द इम्पैक्ट एंड लेवी ऑन द सेम पर्सन। इम्पैक्ट एंड लेवी मतलब जिसके ऊपर इसका इंसिडेंस हुआ है, जिसको पे करना पड़ेगा, और जिसके ऊपर ये इंपोज हुआ है, सेम पर्सन। इट इज अ चार्ज टू कर्व डाउन द डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या करता है? आपको इनकम, अगर आपको रेसिडेंट लोगों का इनकम अगर घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स को इंपोज करना पड़ेगा। इट इज अ चार्ज टू कर्व डाउन द डिस्पोजेबल इनकम। ऑटोमेटिकली डिस्पोजेबल इकोनॉमी में अगर पैसा कम कराना है, आप टैक्स का रेट बढ़ाइए,
ऑटोमेटिकली डिस्पोजेबल सरप्लस मतलब खर्चा करने का पैसा कम हो जाएगा। ठीक उल्टा मतलब जब इन्फ्लेशन होता है इस दौरान ये होता है, डिस्पोजेबल सरप्लस कम करना पड़ता है, तो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। देन हम लोग डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा इंपोज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू बियर, मतलब एक फुचका वाला जो टैक्स देगा नेचुरली मैं वो टैक्स नहीं दूंगा और प्रिंसिपल सर भी वो टैक्स नहीं देंगे। मेरा टैक्स फुचका वाला से ज्यादा होगा, प्रिंसिपल सर का टैक्स मेरा टैक्स से भी ज्यादा होगा, बिकॉज सर का इनकम मेरा डबल है। तो नेचुरली दैट इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू बियर, जितना कैपेसिटी है उतना बियर करना पड़ेगा। एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, it is a kind of charge which is imposed on one person but borne by other person। ये क्या है? ये जिसके ऊपर इंपोज किया गया है वो बियर नहीं कर रहा है, दूसरा कोई बियर कर रहा है। द इम्पैक्ट एंड लेवी ऑन द डिफरेंट पर्सन, मतलब जिसके ऊपर दिया गया है और जिसको पेमेंट करना पड़ रहा है, दो अलग अलग इंसान है। होटल में जीएसटी आपके ऊपर दिया नहीं जाता है, होटल के ऊपर दिया जाता है, लेकिन उसका इंपोजिशन होटल के ऊपर हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट आपका पेमेंट में आ रहा है। तो लेवी एक पर्सन के ऊपर, इंपैक्ट दूसरे पर्सन के ऊपर। इट इज अ चार्ज टू कर्ब डाउन द कंजम्पशन, अगर किसी आइटम का कंजम्पशन आपको घटाना है आप टैक्स बढ़ाइए। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द कैपेसिटी टू बियर, ये सब पर्सन को जो कंज्यूम करेगा उसको देना पड़ेगा। दैट इज बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन, कंज्यूम करिए आपको देना पड़ेगा। सो इट इज अ चार्ज कर्ब डाउन द कंजम्पशन। मान लीजिए शराब, उसका कंजम्पशन कम करने के लिए, सिगरेट कंजम्पशन कम करने के लिए सबसे ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता है शराब एंड सिगरेट के ऊपर। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है शराब एंड सिगरेट। एक्चुअली गवर्नमेंट इससे मतलब एक ही होता है, ये मैं इतना टैक्स इंपोज करूंगा ये कॉस्टली हो जाएगा, लोग इसको खरीदेगा नहीं। तो दैट इज द रीजन ऑफ इंपोजिंग इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल मैंने दोनों ही रखा है जो आपका सिलेबस में, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स। ओके। सर शराब पे तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, लेकिन सिगरेट पे क्या लगता है सर? शराब सिगरेट में जीएसटी लगता है, शराब में एक्साइज ड्यूटी लगता है, सिगरेट में जीएसटी लगता है। जी। नाउ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। ओके, तो आई एम रिपीटिंग अगेन, डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसके ऊपर इंपोज किया गया है अल्टीमेटली इंपैक्ट उसको ही आया है। थप्पड़ अगर तुम्हारे गाल में लगा है तो लगेगा भी तुम्हारे दिल में ही। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब थप्पड़ मारा है पापा के गाल में, लेकिन इंपैक्ट आया है तुम्हारे चेहरे पे ऊपर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर इंपोजिशन होगा उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, दूसरे के ऊपर इंपैक्ट होगा, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? आपके ऊपर ही इंपोज, आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो द कंसेप्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड ऑलवेज याद रखना, इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द टैक्स, आप एक वर्ड में बोलिएगा इट इज अ चार्ज, इट इज अ सोशल चार्ज, दैट इज अ सोशल कॉस्ट। किसको बियर करना पड़ेगा? हर सिटीजन को, इंडिया में जो रहता है उसको बियर करना पड़ता है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को लग रहा है मेरे पास पैसा कम है, चलो एक टैक्स इंपोज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को देखे मोदी सरकार को लग रहा है चलो मैं टैक्स इंपोज कर दिया। क्लास जो लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे उसके ऊपर हर आवर के ऊपर 10 रुपया करके टैक्स इंपोज करेगा गवर्नमेंट। बोलिए तो कर सकता है गवर्नमेंट अगर चाहे तो? कैन दे डू? क्या वो कर सकता है? नो। क्यों? कौन सा प्रॉब्लम है? देखिए, हर टैक्स इंपोज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होना पड़ता है। आप लोग जानते ही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम लोगों का सबसे पिताजी के पिताजी है, मतलब सबसे बड़ा कौन है? भगवान ना, सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर रहता है वो, उसके अंडर में सब आता है।
अगर सवाल है सर कंपनीज एक्ट बड़ा है, इनकम टैक्स बड़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ा है, आपका एक ही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही आपको पावर देता है क्या करने के लिए, टू इम्पोज द टैक्स। फर्स्ट, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द अथॉरिटी टू मेक। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल वहां पर प्रोविजन सेक्शन नहीं होता है, वहां पर आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल 265 क्या बोल रहा है? टैक्स कैन बी इम्पोज ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है आप टैक्स तभी इम्पोज कर सकता है अगर इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। अगर लॉ के पास, लॉ आपको ये अथॉरिटी देता है तभी आप इम्पोज कर सकते हैं। अगर लॉ आपको अथॉरिटी नहीं देता है तो यू कैन नॉट इम्पोज इट। क्लियर? सो टैक्स कैन बी इम्पोज बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। Tax, direct or indirect, levied or collected. Direct tax, levied or collected, no tax होगा। No tax is levied or collected without authority of law। मतलब अगर लॉ नहीं होगा आप इंपोज नहीं कर सकते। अगर लॉ नहीं होगा मतलब लॉ में प्रोविजन होना चाहिए किसके ऊपर टैक्स लगेगा और कैसे उसका कलेक्शन होगा। किसके ऊपर टैक्स लगेगा बोल दिया है, कलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं बोला है। क्या टैक्स कलेक्ट कर सकोगे? आप बोलेंगे नहीं, बिकॉज लॉ में अगर नहीं लिखा है वे ऑफ प्रोसीड्योर तो वी कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स। सो लाइन टू लाइन देख लीजिए, टैक्स कैन बी इम्पोज ओनली बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्स इज लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपको अथॉरिटी लगेगा फॉर इम्पोजिंग टैक्स। आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? स्कोप ऑफ द एक्ट। एक्ट का स्कोप क्या होगा, मतलब वो कहां तक बिछा हुआ हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब लॉ पार्लियामेंट ही बनाता है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर मतलब असेंबली, स्टेट का असेंबली लॉ बनाता है। चलिए देखते हैं। पार्लियामेंट मतलब देश का कानून और स्टेट लेजिस्लेटर मतलब राज्य का कानून। पार्लियामेंट देश के ऊपर कानून लागू करता है और स्टेट लेजिस्लेटर जैसे हम लोगों का राजभवन है, सॉरी विधानसभा है, वेस्ट बंगाल असेंबली। आप लोग देखे हैं लाल बाजार एरिया में वेस्ट बंगाल असेंबली है, तो वेस्ट बंगाल असेंबली में जो है उसको बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ममता बनर्जी लॉ बना सकती है? एकदम नहीं। क्या मोदी सरकार लॉ बना सकते हैं? नो, नेवर। लॉ बनाने का एक एंड एकम अद्वितीय पावर होता है पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। पार्लियामेंट का लॉ कहां पर एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल फॉर द होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट का जो लॉ बनाएगा वो होल यूनियन मतलब इंडिया में एप्लीकेबल होगा, और इंडिया मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हो सकता है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल हो, उन अदर स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट एंड इट्स का एप्लीकेबिलिटी। स्टेट लेजिस्लेटर जो एक्ट बनाते हैं एप्लीकेबल टू द होल स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो एक्ट बनाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में ही एप्लीकेबल होगा, बिहार में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोला है ये एक्ट सिर्फ मेटिया ब्रुज एरिया में एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट सिर्फ सिलीगुड़ी में एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट हुगली में एप्लीकेबल होगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल चाहे, गवर्नमेंट नहीं सॉरी, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब वेस्ट बंगाल लेजिस्लेचर दैट इज वेस्ट बंगाल असेंबली चाहे तो ऐसा एक्ट बना सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा तो सर ममता बनर्जी का पावर क्या हुआ? पावर है, वो एक्ट पास कराने के लिए आपको तो वोटिंग चाहिए, और वोटिंग में जिस रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी है नेचुरल नियम वही पास कराएंगे। दैट्स वाई हम लोग इनडायरेक्टली बोल देते हैं ममता जी की सरकार। ना, पास करता है कोई सरकार नहीं, पास करता है असेंबली,
पास करता है पार्लियामेंट, वहां पर सबको ही जिम्मेदार होना पड़ता है। तो आर्टिकल 265 टू आर्टिकल 245, आर्टिकल 265 क्या बोलता है? बोल रहा है विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ कोई टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है, कलेक्ट नहीं हो सकता है, लेविट नहीं हो सकता है। 245 बोलता है किसका कौन क्या लॉ बनाएगा, कौन क्या मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉ, मतलब लॉ का स्कोप क्या है। एप्लीकेबल फॉर द होल इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर applicable for the whole state or any part of the state. Now, Article 246 of Constitution of India, यहां पर पावर दिया गया है कौन क्या लॉ बना सकता है। एलोकेशन ऑफ पावर टू मेक लॉ, मतलब क्या सब लॉ। ममता बनर्जी चाहे तो इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सकता है, मतलब मुझे दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को। नॉट एट ऑल। देखिए, द एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन मतलब स्टूडेंट यूनियन नहीं, यूनियन मतलब यूनियन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब इंडिया, एंड स्टेट is given by the article 246 of the constitution of India in the schedule 7 under the three different categories. यहां पर तीन कैटेगरी है, इन तीन कैटेगरी में लिस्ट बोल दिया है। मैंने सब लिस्ट आपके सामने नहीं डाला है, कुछ कुछ डाला है जो मेरे जरूरत है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, जो मतलब यहां पर लिस्ट में जो जो आइटम का नाम है उसके ऊपर टैक्स इंपोज करने का क्षमता सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। स्टेट लिस्ट, यहां पर जो जो आइटम रहेगा उसके ऊपर सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के पावर होगा एक्ट बनाने का। और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब वहां पर स्टेट भी बना सकता है लॉ एंड सेंट्रल भी, यूनियन भी बना सकता है। यूनियन लिस्ट बहुत बड़ा है, मैंने आपके सामने सिर्फ दो रखा है आपके लिए रेलिवेंट। इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, याद है मैंने एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्टेड किया था, यस और नो? यस सर। आप समझ में आया क्यों एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्टेड किया? एंट्री नंबर 82 में बोला है इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर ही नहीं था एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज करे, तो बाई चांस उसको एग्जेम्प्टेड करना ही पड़ा। एंट्री नंबर 83 कस्टम्स ड्यूटी। व्हाट इज अ कस्टम्स ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, ड्यूटी लगता है वो। स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर स्टेट इनकम टैक्स चाहे तो इंपोज कर सकता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, मतलब शराब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करेगा। टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, रास्ते में बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट के नीचे देखोगे ऑल टैक्स पेड, ये टैक्स किसको देता है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, दैट इज एडवर्टाइजमेंट टैक्स। टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेके आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, उस सिनेमा हॉल में आप लोग देखे हैं टिकट के नीचे एक लिखा रहता था है इंटरटेनमेंट टैक्स, तो इंटरटेनमेंट कवर टैक्स भी कवर होता है स्टेट के अंडर में। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसके ऊपर स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ही कर सकता है, जैसे एडुकेशन में आप लोगों को बोल देता हूं अप टू माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, वो पावर होता है स्टेट के ऊपर, मतलब वो स्टेट एक्सक्लूसिव पावर रखता है। लेकिन हायर एजुकेशन के ऊपर मोर और लेस सेंट्रल का पावर भी है, स्टेट का भी पावर है। इसलिए देखिएगा आप लोगों का एग्जाम लेके इतना प्रॉब्लम हुआ है, अब जब ही एग्जाम आएगा आप लोग देखिएगा एक नाम लिखेगा एज पर यूजीसी ऑर्डर। यूजीसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हायर एजुकेशन में वो पिताजी है, जो बोलेगा वही फाइनल होगा, नहीं तो डिग्री को इनवैलिड कर देगा। ओके, तो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। प्रार्थना, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रार्थना बेटा। सर हाँ, बोलिए। हेलो, बोलिए।
স্যার প্রার্থনা আমাকে মেসেজ করেছিল যে আপনার ভয়েস ওর কাছে মানে ও পাচ্ছে না। আজকে প্রথম দিন হয়তো বলে এরকম সমস্যা হচ্ছে, একদিন দুদিনের মধ্যে এটা হয়ে যাবে হয়তো ক্লিয়ার। আমি নাহলে রেকর্ডিংটা করতে পারতাম না, রেকর্ডিংটা তো যাবেই, আমি রেকর্ডিংটা করে দিতে পারতাম না। सर বুঝতে कॉल পেরেছিস? ओवर इंटरनेट करना पड़ेगा वॉइस आने के लिए ना? কল ওভার ইন্টারনেট, আচ্ছা আমি এগুলো জানি না। यस सर, एक ऑप्शन आएगा उसको करना होगा। हाँ सर। আচ্ছা কল ওভার ইন্টারনেট, यस सर। এগুলো তোরা একটু বলে দিবি, একটু তৈরি করে রাখিস, কি করবি বল। তোদের স্যার তো অত স্মার্ট নয় না, আমি যতটুকু পারি বুঝে এটুকু টাইমের মধ্যে করেছি, ভাগ্যিস আমার सर টাকা দিয়ে এটা কেনা ছিল। नॉन करंट लिस्ट बताइए ना एक बार सर। अच्छा नॉन नॉन करेंट कहां पर है? कॉनकरेंट, स्पेलिंग देखो, करेंट नहीं, कॉनकरेंट, CONCURRENT, कॉन्करेंट, एक ही यस साथ। सर। कॉन्करेंट मतलब एक ही साथ दोनों लोग एक्ट बना सकते हैं एक ही विषय के ऊपर, लेकिन यूनियन लिस्ट के अंडर में सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर सेंट्रली बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता है। सिमिलरली टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्टेट ही बनाएगा, सेंट्रल नहीं। लेकिन कॉन्करेंट में लिस्ट में जो जो नाम आएगा, EN फॉर एंट्री नंबर, उसको शॉर्ट में लिखा है मैंने EN मतलब एंट्री नंबर। हाँ ठीक है, ओके नेक्स्ट। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज। सर क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा आपका। वॉइस क्लियर नहीं था? नो सर। ओके फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कॉन्करेंट लिस्ट का सर, मतलब है आप एक जो आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में है वो आइटम के ऊपर आप यूनियन भी एक्ट बना सकता है, स्टेट भी एक्ट बना सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जहां पर यूनियन का भी एक्ट है एंड स्टेट का भी एक्ट है, मतलब दोनों के ऊपर अधिकार दिया गया है। यूनियन लिस्ट का मतलब जिसके ऊपर एक्ट बनाने का अधिकार ओनली सेंट्रल को दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है, सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट को दिया गया है। और लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट मतलब वहां पर जो जो आइटम है उसके ऊपर और उसके संबंधित एक्ट बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए पावर सिर्फ दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर को। वो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब वो नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल सब स्टेट के लिए ही ये सेम वर्ड एप्लीकेबल है। तो दैट इज यूनियन लिस्ट, दैट इज स्टेट लिस्ट, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर और नॉट इमरान? क्लियर सर। ओके স্যার কনকারেন্ট মানে গভর্নমেন্টও থাকবে স্টেটও থাকবে। ভুল করে ফেললে, কনকারেন্ট मतलब মানে আইটেম যার উপর স্টেটও চাইলে অ্যাক্ট বানাতে পারে, পার্লামেন্ট চাইলেও অ্যাক্ট বানাতে পারে, মানে দুজনেই অ্যাক্ট বানাতে পারে চাইলে। দে ক্যান মেক এ ল জয়েন্টলি নয়, সেপারেটলি, বাট পার্লামেন্ট ক্যান মেক এ ল। দুজনের মধ্যে কেউ করতে পারে না স্যার। দুজনের মধ্যে একজনও করতে পারে, চাইলে দুজনেই আলাদা আলাদা করে করতে পারে। এডুকেশনের উপরই তো পার্টিসিপেট আছে। দুজনই করবে, সরি, এখানে পার্টিসিপেট দুজনই করবে। দুজনে করতে পারে, বানানোর ক্ষমতা দুজনের হাতেই আছে। ঠিক আছে স্যার। ओके चलिए, मैंने आप लोगों को कल रात में कुछ वीडियो भेजा था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा है? यस सर अब पूरा यस देख। सर एक वीडियो देखे हैं अभी। ठीक है, मैंने ओवर द वीक बोला है आपको। सर हम पूरा देखेंगे। अच्छा पूरा देखे हैं, वो वीडियो में देख के आपको कुछ पता चला? मतलब सर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यस सर। शिपिंग, शिप में, यहाँ पर मेरा शिप में नहीं रहेगा, प्लेन में भी होगा, कार्गो प्लेन। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्गो। जितना इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो सब इंटरनेशनल ट्रेड
होता है वो पोर्ट से। 90% याद रखना, जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड सभी होता है थ्रू वाटर, दैट्स मीन कार्गो शिप से, वेसल से। वेसल नहीं, कार्गो शिप कहा जाता है। कार्गो कार्गो होता क्या है एग्जैक्ट, मतलब कार्गो क्या होता है? आपने कभी खिदिरपुर मेटिया ब्रिज में देखे, बड़ा बड़ा ट्रेकर जाता है, उस ट्रेकर के ऊपर बड़ा बड़ा कंटेनर रहता है। यस सर। वो कंटेनर को कार्गो बोला जाता है। कार्गो मतलब माल, इसका एक टेक्निकल टर्म है कार्गो शिप, मतलब वो शिप में कार्गो ही जाता है। कार्गो प्लेन, कार्गो ट्रेन, मेल ट्रेन, ये सब होता है। कार्गो मतलब माल, माल लेके यहां से वहां जाना। तो जितना इंटरनेशनल ट्रेड है वो तो कई सदियों से हो रहा है। रोम, बैबिलियन, सबसे इंडिया के साथ ट्रेड था, वो सब ट्रेड होता है थ्रू वाटर। तो ये वाटर को बोला जाता है, मतलब कार्गो शिप से आता है ये सब। तो उसका ही चर्चा मैंने आपको 3-4 वीडियो में किया है, अच्छा लगेगा किस लेवल में कार्गो शिफ्ट होता है, बर्थ में रहता है। बर्थ मतलब एक प्लेस। आप लोग वो वीडियो ऑब्वियसली देखिएगा। तो वीडियो बहुत अच्छा था, देखे, टाइमिंग्स अच्छा लगा वगैरह जो देख के। बता रहा था, हाँ टाइमिंग्स वगैरह सर 1 घंटे में कितना लोड अनलोड होता है, ये हाँ, सब ये बहुत सब इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने एक्चुअली आप एक चैप्टर पढ़ने से पहले ये क्या है वो तो एक बार समझना चाहिए, नहीं तो चैप्टर में क्या करोगे जाके। ऐसे ही ये चैप्टर पढ़ाने के लिए खिदिरपुर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज आप लोग बचपन से ये लोग आप देख चुके हैं ये सब। सर घर का बगल ही में है सर। घर का बगल ही में है, लेकिन आज आप लोग ये वीक में आप इसका प्रोसीड्यूर सुनेंगे कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट प्रोसीड्यूर से। देखिए सिर्फ इंपोर्ट प्रोसीड्योर एक्सपोर्ट प्रोसीड्योर भी है, लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना आपके लिए लगेगा, मैं उतना ही दिखा रहा हूं। इंपोर्ट प्रोसीड्योर देखिए, फर्स्ट स्टेप 1 वेसल। वेसल मतलब आप जिसको शिप बोलते हैं, कार्गो शिप। द वेसल, ये एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। एक्चुअली शिप से ही सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ऐसा नहीं है, शिप से होता है, एयर से होता है, वेसल व्हीकल से होता है। व्हीकल्स अरे बांग्लादेश से जो ट्रांसपोर्ट होता है, बांग्लादेश से नेपाल से जो होता है, शिप कहाँ है? वो तो डायरेक्टली पोर्ट से ये बाई रोड आता है। बंगाल में आप लोगों ने पौधा का इलिश का नाम सुना है? इलिश माछ का नाम सुना है? क्या सर? इलिश माछ। यस सर। तो बांग्लादेश का फेमस इलिश माछ कलकत्ता में जब आता है तो क्या होता है? जहाज से आता है, वो सर तो बाई रोड आता है, पेट्रोपोल से आता है, कंटेनर में आता है, लोड करके एकदम कंटेनर में ही लोड करके आता है। चलिए, द वेसल एंटर इनटू द, मैं सिर्फ यहां पर जो चर्चा करूंगा मैं वाटर का रिलेटेड, बिकॉज वाटर का झमेला है इसलिए। द वेसल इनटू द इंडियन टेरिटोरियल वाटर, the vessel entering into the Indian territorial water has to wait in the mid sea before getting the berth at the custom port। मतलब शिप एनीवेयर नहीं है आ सकता है, उसको कस्टम पोर्ट है, उस पोर्ट में उसको आना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको छोटा 2-3 वर्ड बता देता हूं। इंडिया का मतलब लैंड मास एंड एयर नहीं है, इंडिया का मतलब लैंड मास एयर प्लस इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर याद रखना, इंडिया का बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, क्या बोला? 12 नॉटिकल माइल्स इंडियन बेस। इंडिया का जो मैप है उस मैप्स का लास्ट बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल जितना दूर तक आप जाता है, वो याद रखिएगा हर साइड में, ईस्ट वेस्ट साउथ में आपका क्या है? इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, मतलब उसको इंडिया ही माना जाता है।
उसमें कोई अलग स्पेशल कुछ नहीं है, वो इंडिया ही है। जैसे ये आप जहां पर रहते हो इंडिया है, वो टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक वो इंडिया ही है। नॉटिकल माइल्स, रोड का डिस्टेंस मापा जाता है किलोमीटर में, और पानी का डिस्टेंस मापा जाता है नॉटिकल माइल्स से। याद रखना 1.8 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया का एरिया है, इंडिया ही है। उसके बाद फिर से 12 किलोमीटर कॉन्टिगुअस जोन, मतलब वहां पर समुद्र थोड़ा डीप हो जाता है, कॉन्टिगुअस जोन। तो टोटल 12 नॉटिकल माइल प्लस 12 नॉटिकल माइल, टोटल 24 नॉटिकल माइल को बोला जाता है कस्टम्स एरिया, इंडियन कस्टम्स एरिया। यहां पर ही इंडिया का बड़ा बड़ा शिप सब खड़ा रहता है, इंडियन मेरीन ऑफिसर लोगों का शिप सब यहां पर रहता है। लेकिन सर ऑयल रिग तो उसके बाहर है। यस, 12 नॉटिकल माइल तक याद रखना इंडियन टेरिटोरियल वाटर। नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल होता है कॉन्टिगुअस जोन। टोटल 24 नॉटिकल माइल होता है, एक साथ मिला के बोलता है कस्टम्स एरिया। उसके बाद जो आता है 176 किलोमीटर, वो भी इंडिया का, इंडिया नहीं है लेकिन इंडिया को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए परमिशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इंडिया चाहे तो वहां से ऑयल निकाल सकता है, इंडिया चाहे तो मेरीन रिसर्च कर सकता है, इंडिया चाहे तो शिप से मच्छी पकड़ सकता है। ये इंडिया का एरिया है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, EEZ। कितना? 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस ईयर, फ्रॉम द बेस लाइन। तो याद रखना 200 नॉटिकल माइल के भीतर 24 नॉटिकल माइल कस्टम एरिया का होता है, और बाकी जो नॉटिकल माइल से वहां पर कस्टम एरिया का एरिया नहीं है, लेकिन इंडिया का सोल्जर, इंडिया का मेरीन वहां पर रहता है, शिप मतलब मेरीन युद्ध करने का जो जहाज होता है वो सब वहां पर रह सकता है, बिकॉज वो इंडिया का इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का जगह है। सर 200 नॉटिकल माइल के जगह उसको बोलते हैं हाई सी। वो किसी का नहीं है, ना मेरा है, ना पाकिस्तान का है, ना किसी का है, वो पूरा फाका जाएगा एरिया है। याद रखना इंडिया सिर्फ वेस्ट कोस्ट में ही इंडिया को ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन मिला है, वेस्ट कोस्ट में ही। बिकॉज ऐसा क्लियर, अब अगर मैप देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट में ही है, बाकी कहीं पर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड लोअर नॉटिकल माइल। ये 12 नॉटिकल माइल में ही हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 200 नॉटिकल माइल में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। इंडिया को बोला जाता है 12 नॉटिकल माइल, और कस्टम्स एरिया होता है कितना? 24 नॉटिकल माइल। तो जैसे ही आप कस्टम एरिया में आपका कार्गो शिप एंटर करता है, मतलब आप पूरा निगरानी में आ जाएंगे किसका? इंडियन का कस्टम्स का जो पुलिस रहता है, वाटर पुलिस, पूरा उसके निगरानी में। आपको टेरिटोरियल वाटर में घुसने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, द वेसल एंटरिंग इनटू द इंडियन टेरिटोरियल वाटर हैज टू वेट इन द मिड सी। आपको बीच समुद्र में जहाज को खड़ा करके रखना पड़ेगा बिफोर द गेटिंग ऑफ द बर्थ एट द कस्टम पोर्ट। आप लोग देखिएगा, हर शिप रखने के लिए एक बर्थ के जगह देता है। आपको बॉम्बे पोर्ट का मैं छवि देख रहा था आपको देने के टाइम, 26 बर्थ है, मतलब एक साथ 26 शिप्स खड़ा रह सकता है। तो ये बोला जाता है बर्थ। तो बर्थ जितना ज्यादा मिलेगा उतना जहाज एंट्री मार सकता है। जब तक जहाज बर्थ नहीं मिलेगा तब तक याद रखना आपको उस मिड सी में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर। वो इंडिया में घुस तो गया है, लेकिन इंडिया में पोर्ट तक नहीं आ सकता है जब तक बर्थ नहीं मिलेगा। Wait in the mid sea before getting the berth at the custom port. Step 2. Entry inward is granted after the allocation of berth. Entry inward is granted after the allocation of berth. इसका मतलब क्या है? Entry inward is granted after the allocation of berth. मतलब
जैसे ही बार्थ उसके नाम पे 1 2 3 4 जो बार्थ है उसके नाम पे बार्थ एलोकेट कर दिया, बार्थ BERTH, ट्रेन का बर्थ होता है ना जगह, ये भी इसको बोलता है बार्थ, सेम स्पेलिंग BERTH। उस बार्थ में जैसे ही आपको मिलता है, आपको क्या होगा, आपको एंट्री इनवर्ड दिया जाएगा। एंट्री इनवर्ड का मतलब है आपको कस्टम्स पोर्ट से आपको एक लेटर दिया जाएगा और एक पास दिया जाएगा जो आपको अलाउ कर रहा है बार्थ का नंबर और बोल रहा है नाउ यू कैन मूव योर शिप टुवर्ड द कस्टम पोर्ट। तो एंट्री इनवर्ड इज ग्रांटेड आफ्टर द एलोकेशन ऑफ बार्थ। पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल मतलब कैप्टन, और एयरक्राफ्ट के लिए पायलट, शैल फाइल इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो, वेरी इंपॉर्टेंट, IGM। वहां पर क्या रहता है, एक स्टेटमेंट है जहां पर रहता है ऑल इंपोर्टेड गुड्स, मतलब जो इंपोर्टेड गुड्स मतलब जो गुड्स शिप में है, गुड्स हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, बैगेज हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, वहां का खाने का सामान, बिकॉज शिप में जो लोग रहेगा उसका खाने का सामान भी तो रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोर्स। ऑल इंपोर्टेड गुड्स शैल बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट, सब उसमें रिपोर्ट में लिखा रहेगा। इट मे बी बिफोर द अराइवल ऑफ इट मे बी बिफोर अराइवल ऑफ वेसल एट द पोर्ट, मतलब आपका वेसल पोर्ट से आने से पहले ही इसको आपको देना पड़ेगा। स्टेप 4, वेसल एंड एयरक्राफ्ट अराइव एट द पोर्ट, एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद वो पोर्ट में अराइव करेगा जहां पर उसका बर्थ बोला गया है, उस बर्थ में उसको अराइव करना पड़ेगा। अनलोडिंग ऑफ गुड्स, बर्थ में रहने के बाद वो क्या करेगा, गुड्स को अनलोड करेगा। अनलोडिंग ऑफ गुड्स ओनली एट द अप्रूव प्लेस, बर्थ तो बहुत बड़ा जगह होता है, कौन सा जगह में वो माल रखेगा, उसका जगह में माल अलोकेट किया जाता है, जगह अलोकेट किया जाता है, वहां पर वो माल अनलोड करेगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, प्रॉपर ऑफिसर के सामने माल अनलोडिंग का काम होगा, नहीं तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा सामान वहां पर आके डंप कर देंगे तो देश का बर्बाद हो सकता है, इसलिए प्रॉपर ऑफिसर के सामने ही अनलोडिंग का काम होगा। इंपोर्टर शैल, अब इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर शैल फाइल द बिल ऑफ एंट्री along with the other document, मतलब इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना पड़ेगा। ये बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने का कारण ही है, इंपोर्टर जो माल लेके आ रहा है उसको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करके माल को क्लियर करना पड़ेगा फ्रॉम पोर्ट। तो वो माल क्लियर करने के लिए उसको 4-5 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। क्या, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, इनवॉइस लगेगा मतलब चालान लगेगा, वो जो माल बाहर से खरीदा है वो खरीदने का तो चालान रहेगा, इनवॉइस। बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब है आपका शिप में जो माल उठा है उसका सर्टिफिकेट। रेमिटेंस सर्टिफिकेट मतलब जो गुड्स आप ले रहे हैं उसके लिए पेमेंट आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो रेमिटेंस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है मतलब गुड्स ओरिजिनली कहाँ का है, हो सकता है अमेरिकन पोर्ट से आ रहा है लेकिन ओरिजिनल गुड्स है पाकिस्तान का, तो आपको ओरिजिन सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ऑन दैट बेसिस आप बिल को, गुड्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। स्टेप 7, पेड द ड्यूटी आफ्टर असेसमेंट, बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने का मतलब है आप बोल रहे हैं मेरा गुड्स का असेस करके कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके आप मेरा गुड्स को अलाउ कीजिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूटी पेमेंट करेगा आफ्टर असेसमेंट। लास्ट स्टेप, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ड्यूटी पेमेंट करने के बाद क्या हुआ, गुड्स को क्लियर करेगा फॉर होम कंजम्पशन। ये था इंपोर्ट का प्रोसीड्यूर। आप लोग आज जब वीडियो देखेंगे देखिएगा आपको अच्छा ही लगेगा। यहां तक कोई डाउट? तो पहले हम लोग सीखे व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड बेसिस ऑफ लॉ, लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या प्रोविजन है। उसके बाद मैंने आपको समझाया है क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद सॉरी समझाया है इंपोर्ट प्रोसीजर, बिकॉज हम लोगों का चैप्टर करेंगे कस्टम्स ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्शन होना चाहिए। तो इंपोर्ट का मतलब है एक लाइन में
गुड्स बाहर से अंदर लाना, वो बाई एयर हो सकता है, बाई वाटर वे हो सकता है, बाई लैंड हो सकता है, मतलब रोड वे हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हेलो? नो सर। बस सर इधर डाउट नहीं है, आर्टिकल 245 एक बार समझा दीजिए। 245 बोलता है आप जो लॉ बनाएंगे वो कहां कहां एप्लीकेबल होगा। उसका आंसर है पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, जो पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, वो होल इंडिया, रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया में हो सकता है और पार्ट ऑफ इंडिया में हो सकता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं वो होल स्टेट में होगा और पार्ट ऑफ द स्टेट में होगा, वही बोल रहा है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ओके सर, ओके सर, क्लियर है। बोलिए। हाँ बोलिए परवीन, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं।